नमस्कार दोस्तों। अपना जो टॉपिक है वो राजस्थानी चित्रकला पे अपन बात कर रहे हैं। और राजस्थानी चित्रकला के पिछले जो वीडियो हैं उनमें अपन ने मेवाड़ चित्रकला और मेवाड़ के अलग अलग जो उपशैलियाँ हैं उनसे संबंधित विशेषताओं को, चित्रों को, राजाओं को बात हमने कर ली है। आज हम मारवाड़ चित्रकला को शुरू करेंगे। और मारवाड़ शैली में सबसे पहले अपन बात करेंगे जोधपुर चित्रकला, यानी मारवाड़, इसको मूल रूप से अपन मारवाड़ बोले हैं या जोधपुर शैली बोले तो एक ही बात होगी, क्योंकि देखो मेन तो मारवाड़ी है वो। जोधपुर शैली यानी मारवाड़ चित्रकला बोल दो या इसको जोधपुर शैली। इसी के भी वही दो भाग कर लेते हैं अपन पढ़ने के हिसाब से। मारवाड़ शैली के भी पहला जो भाग है वो इसके विकास से संबंधित है, यानी इस शैली का डेवलपमेंट कैसे हुआ। और दूसरा जो भाग है इसकी प्रमुख विशेषताओं से संबंधित है। ये प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं? तो देखो, जो डेवलपमेंट वाला भाग है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहता है, थोड़ा सा याद भी हो जाता है, कहानी की तरह रहता है। ये राजा आएगा, फिर ये राजा आएगा, फिर ये राजा आएगा, चित्रों में भी कुछ क्रमबद्धता रहती है। तो क्या होता, याद होने में आसानी रह जाती है। बस यही उद्देश्य है इसको बनाने का। तो विकास में देखें तो सबसे पहले तो हमने श्रृंगधर के बारे में बात कर ली स्टार्टिंग में, इसलिए उसका नाम लिख के छोड़ रहा हूँ। 7वीं सदी में है। कहाँ का? जैसलमेर का चित्रकार था। जैसलमेर। उल्लेख किसने किया था? तारानाथ ने। अब मैं केवल नाम ही लिख रहा हूँ, बाकी आप पीछे पढ़ चुके हैं तो इसकी बात नहीं करेंगे अपन। पहला। दूसरा जो डेवलपमेंट है विकास में, अब सबसे पहले बात करते हैं राव मालदेव की। राव मालदेव। राव मालदेव का जो काल है वो मारवाड़ शैली का, यानी जोधपुर शैली का जो विकास कहते हैं, स्वतंत्र विकास हुआ। इससे पहले जोधपुर शैली में और शैलियों का मिक्सर था, लेकिन इनके काल में जोधपुर शैली का क्या हुआ? स्वतंत्र विकास हुआ। जोधपुर शैली का स्वतंत्र विकास हुआ। स्वतंत्र जो विकास है वो किनके काल में हुआ? राव मालदेव के काल में हुआ। यानी जोधपुर शैली का स्वतंत्र विकास कह सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि इस कला का सर्वोच्च काल या स्वतंत्र स्वर्णकाल अपन कह सकते हैं। जोधपुर शैली का वो किनका था? मालदेव का था। अब देखो, मालदेव जो थे ना, उनकी वो एक योद्धा, एक वीर शासक थे। और उनकी रुचि जो थी वो सेना युद्धों में थी। ठीक है, तो सैनिक अभिरुचि थी। तो सैनिक अभिरुचि थी, तो थोड़ा सा सोचिएगा इस बात को। फिर इसके चित्र जो है ना वो आपको याद हो जाएंगे, मैं लिख दूंगा, लेकिन आपको एक बार थोड़ा सा सोचना पड़ेगा और वो याद हो जाएंगे। मालदेव का पूरा काल और वो चित्र भी याद हो जाएंगे, आगे नहीं पढ़ना पड़ेगा। मालदेव एक वीर प्रतापी योद्धा थे, सैनिक अभिरुचि थी, सेना से संबंधित युद्ध और इनसे संबंधित इनकी रुचि थी। तो इन्होंने के काल में जो चित्र बने वो सैनिक अभिरुचि से संबंधित होने के कारण वीर रस प्रधान चित्र बनेंगे। युद्ध क्या होगा? वीर रस का केंद्र होगा। तो वीर रस प्रधान युद्ध युद्ध जो चित्र है वो इनके काल में बनेंगे। और वीर रस प्रधान चित्रों में जैसे राम रावण युद्ध। अब राम रावण युद्ध है, नाम से पता चल रहा है वीर रस का है। दुर्गा सप्तशती, दुर्गा माता जी है और वो भाला लेके खड़ी हुई है, ऐसा लग रहा है कि राक्षस का कभी भी वध कर सकती है। तो ऐसे चित्र इनके काल में बनेंगे। तो इन्होंने क्या किया था कि चोखे लावा महलों का निर्माण कराया था। जो जोधपुर में चोखे लावा महलों का निर्माण कराया था और वहाँ पर वीर रस से रिलेटेड इन्होंने चित्र बनाए। हालांकि बाद में फिर और अलग अलग शासकों के काल में श्रृंगार के भी चित्र आए, प्रेम कहानियों के भी चित्र आए, लेकिन इनके काल की स्पेशल बात करें तो इनकी सैनिक अभिरुचि होने के कारण कैसे चित्र देखने को मिलेंगे? वीर रस प्रधान। तो इनके काल में जो चित्र हैं वो कैसे मिलेंगे? वीर रस प्रधान। सॉरी, वी का बड़ा आएगा। इनके काल में जो चित्र है वो कैसे बनेंगे? वीर रस प्रधान मिलेंगे। और इनके कुछ एग्जाम्पल ले तो राम रावण युद्ध, राम रावण युद्ध, दुर्गा सप्तशती, दुर्गा सप्तशती, ये इनके काल में बने हुए कुछ महत्वपूर्ण चित्र हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है कि राम रावण युद्ध, दुर्गा सप्तशती और किससे संबंधित है? वीररस। अच्छा, इन चित्रों को आपको देखना हो तो इनका दर्शन कहाँ पे होगा? इनका दर्शन होगा किसी जगह पे। तो या तो ये चित्र आपको मिलेंगे चोखेलावा महल पे, चोखेलाव महल, महलों पर, या फिर एक उस समय एक ग्रंथ बनाया गया था उत्तराध्यान सूत्र ग्रंथ, या उसमें मिलेंगे, या मिलेंगे
उत्तराध्यान सूत्र ग्रंथ। तो ये दो बातें आपको ध्यान में रखनी है कि यदि मालदेव के काल के वीरस के चित्रों को देखना है तो उत्तराध्यान सूत्र ग्रंथ, और दूसरा है चौखिलावा महल। अब आपको पूछा जा सकता है कि उत्तराध्यान सूत्र ग्रंथ क्या है, तो अभी उत्तर दे दोगे। और आपको ये पूछे कि उत्तराध्यान सूत्र ग्रंथ के शासक के संबंध में पूछ रहे, तो भी आप उत्तर दे दोगे। तो मालदेव के काल में दो बातें, एक तो जोधपुर शैली का स्वतंत्र विकास हुआ, सर्वोच्च विकास हुआ, इसलिए इनका काल एक तरह से स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है। दूसरा, इनके वीररस से प्रधान चित्र हैं। चित्रों को नाम मैं समझता हूँ आपने यदि मेरी बात को पूरा ध्यान से सुना है तो फिर चित्रों का नाम याद करने की आवश्यकता नहीं है, वैसे याद हो जाएंगे क्योंकि दोनों वीररस से प्रधान है। और तीसरी बात है ना इनको अपन को देखना हो तो अपन कहाँ जाएंगे, या तो चौखिलावा महल में जाएंगे या फिर उस ग्रंथ को खोलेंगे उत्तराध्यान सूत्र को, और उसमें देखेंगे तो ये चित्र हमको देखने को मिलेंगे। इसके बाद में तीसरी बात अपन नेक्स्ट करते हैं, एक रागमाला चित्रावली है। रागमाला चित्रावली है, यानी रागमाला पे बहुत सारे चित्र बने, एक चित्रों की आवली बनी, अवली यानी मतलब माला सी हो गई, चित्रों के बहुत सारे चित्र बने रागमाला से रिलेटेड। वो 1623 ईस्वी में बनी। समय का वो था 1623, चित्रकार था वीर जी। ये 1623 ईस्वी में बनी ये रागमाला चित्रावली, 1623 में। इसके चित्रकार थे वीर जी। वीर जी देखो, रागमाला एक अपन ने निसारदीन, एक अपन ने देखा मेवाड़ में, ठीक है ना, एक अपन यहाँ पर देखेंगे, एक कोटा में देखेंगे। तीनों को जब कोटा में देखेंगे तो तीनों को एक साथ कंपैरिजन करेंगे। रागमाला एक कोटा में है, वहाँ पे कौन है, एक यहाँ पे है, यहाँ पे चित्रकार कौन है, और एक कहाँ पर है, मेवाड़ में। तीनों को एक साथ अपन कंपेरिजन कर लेंगे। देखो मैं बता रहा हूँ कि ये तीनों से रिलेटेड पर्सन आए तो फिर अपना वो गलत नहीं होगा। तो रागमाला चित्रावली 1623 ईस्वी में, चित्रकार कौन था, वीर जी था। अब इस रागमाला चित्रावली की विशेषता क्या है, पाली का एक महान योद्धा थे, एक वीर पुरुष थे, विठल दास चंपावत, उसके लिए चित्रित की गई थी ये। तो देखो ये जो चित्रावली है, पाली के वीर पुरुष कौन थे, विठल दास चंपावत हेतु चित्रित की गई थी। अब ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे आपको, जैसे वीर वो आ जाएगी रागमाला चित्रावली जो पाली के वीर पुरुष विठलदास चंपावत के लिए चित्रित की गई। अब इतना भी नहीं पूछे तो पूछ ले कि रागमाला चित्रावली जो विठलदास चंपावत के लिए चित्रित की गई कहाँ की प्रसिद्ध है, तो भी आप इसका उत्तर दे दोगे। और इसमें एक विशेषता और है, ये राजस्थानी शैली में है, विशुद्ध रूप से राजस्थानी शैली में चित्रित की गई। राजस्थानी शैली में चित्रित की गई ये रागमाला चित्रावली। तो ये दो तीन बातें आप ध्यान रखना कि रागमाला चित्रावली, रागमाला का चित्र एक तो आपको कहाँ पर मिला, मेवाड़ में अपन पढ़ चुके हैं, एक चित्र अपन यहाँ पढ़ रहे हैं, एक चित्र अपन पढ़ेंगे कोटा में, ठीक है ना। यहाँ जो चित्रकार हैं वो कौन से हो जाएंगे, आपके वीर जी हो जाएंगे। समय वो है और किससे रिलेटेड है, तीनों चीज़ें आपको ध्यान में रखना है कि इन तीनों से रिलेटेड है, ठीक है ना। फिर आ जाता है महाराजा सूर सिंह, फिर आ जाते हैं सूर सिंह, और सूर सिंह के समय ढोला मारू का चित्र बना। ढोला मारू का जो चित्र है वो महाराजा सूर सिंह के समय बना। ढोला और मरवण की प्रेम कहानी पर आधारित है, जिसमें ढोला जो है वो ऊंट पर सवार है और दोनों ऊंट पे सवार होकर के जा रहे हैं, और उस एक अवस्था को चित्रित किया गया है। हालांकि मैं नेक्स्ट स्लाइड में चित्र भी मैंने ले रखा है, उसे बताने का प्रयास करूंगा। हालांकि फिर ये बात आ जाएगी, ये देखो ये जो चित्र है ना वो किसका, ढोला मारू का। और ये जो चित्र मेवाड़ का बहुत ज़्यादा फेमस चित्र है, और ये चित्र किसके काल में बना, सूर सिंह के काल में। ढोला और मरवण, ढोला और मरवण दोनों की प्रेम कहानी पर आधारित चित्र है। ढोला मरवण दोनों ऊँट पर सवार है, और ये चित्र किनके काल में, सूर सिंह के काल में चित्र बना। फिर इसके बाद में नेक्स्ट शासक आते हैं जसवंत सिंह। जसवंत सिंह, जसवंत सिंह के काल में क्या डेवलपमेंट हुआ, जसवंत सिंह के काल में एक तो भगवान कृष्ण के चित्रों की विविधता, यानी भगवान कृष्ण से संबंधित चित्र बने, और दूसरा मुगल शैली का प्रभाव। एक तो हो गया यहाँ पे मुगल शैली का प्रभाव आ गया इनके काल में, और दूसरे हो गए श्री कृष्ण के चित्र। श्री कृष्ण के बहुत सारे चित्र इनके काल में बने। दो चीज़ें इनके काल से संबंधित है, पूछ ले।
तो मुगल शैली का प्रभाव किनके काल में पड़ा? जसवंत सिंह के काल में। और भगवान कृष्ण के जो चित्र हैं वो भी किनके काल में हुए? जसवंत सिंह के काल में भगवान कृष्ण से संबंधित चित्रों की विविधता देखने को मिली। फिर आ जाओ नेक्स्ट, अजीत सिंह। अजीत सिंह, देखो अजीत सिंह के काल में सामंत के चित्र बने, मतलब सामंती व्यवस्था के चित्र देखने को मिलते हैं। यानी सामंती जो व्यवस्था है उसके चित्र देखने को मिलता है। यानी सामंती व्यवस्था या कहो या सामंती जो संस्कृति है उसके चित्र देखने को मिलते हैं, संस्कृति के चित्र मिलते हैं। देखो अजीत सिंह के काल में, क्योंकि अजीत सिंह जब छोटे थे तभी एक तरह से आप कहानियों में पढ़ते हो तो उस समय सामंतों का वर्चस्व है ना वो ज़्यादा हो गया था। तो मेवाड़ की शैली पर सामंतवाद के चित्रों का प्रभाव देखने को मिला। सामंतवाद के चित्र कैसे होते हैं? जैसे सामंत है वो बैठा हुआ है राशि तरीके से, हुक्का पी रहा है वो, और मतलब हुक्का भी बहुत लंबी उसकी नली है, वो बैठ रहा है, नौकर चाकर है। मतलब एक सामंत का जो पिक्चरों में भी अपन बहुत सारी पिक्चरों में देखो 90 80 90 2000 के दशक की पिक्चर देखो तो उनमें सामंतवाद को बहुत जागीरदार सामंतवाद जिसको बोलते हैं उसको देखने बहुत ज़्यादा दर्शाया गया है। तो सामंतीवाद के चित्र या सामंती संस्कृति के जो चित्र हैं वो अजीत सिंह के, जसवंत सिंह के काल में मुगल शैली और इसका प्रभाव, ढोला मारू सूर सिंह के काल में, रागमाला चित्रावली मैंने बताया विठल दास चंपावत से रिलेटेड ये रागमाला चित्रावली है जो बनी है। फिर इसके बाद में अभय सिंह आ जाता है। नेक्स्ट शासक जो है वो आ जाता है अभय सिंह। यानी नेक्स्ट जो शासक है उसका नाम क्या है? अभय सिंह। अभय सिंह के काल में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ? तो देखो अभय सिंह के काल में अभय सिंह ने अपना एक चित्र बनवा लिया जिसमें वो नृत्य को देख रहे हैं, मतलब नर्तक नाच रहे हैं, नर्तिकाएं नाच रही है और वो नृत्य देख रहे हैं बैठ करके। तो मतलब अपना एक चित्र बनवाया इन्होंने 1750 ईस्वी में, महाराजा अभय सिंह नृत्य देखते हुए। यानी इनका जो चित्र है वो है महाराजा अभय सिंह नृत्य देखते हुए, नृत्य देखते हुए ये चित्र इन्होंने बनवाया 1750 ईस्वी में। कब बनाया? 1750 ईस्वी में। इसके जो चित्रकार है वो है डालचंद। चित्रकार कौन है? डालचंद। यानी ये जो चित्र बनाया वो किसने बनाया? डालचंद ने। और आज यदि इस चित्र को देखें तो दो जगह मिलेगा, एक मेहरानगढ़ संग्रहालय जोधपुर में, एक कुंवर संग्राम सिंह संग्रहालय है जयपुर में। यानी ये चित्र जो है ना आज कहाँ मिलेगा? एक तो मेहरानगढ़ संग्रहालय, अब संग्रहालय भी यहाँ पर हो जाएगा इसका, मेहरानगढ़ संग्रहालय, या आगे नहीं पढ़ना। तो जोधपुर है ये, मेहरानगढ़ दुर्ग में। और दूसरा है संग्राम सिंह, यानी दूसरा कौन सा हो जाएगा? कुंवर संग्राम सिंह संग्रहालय, और ये जयपुर में है। तो यहाँ पर इस चित्र की प्रतियां देखने को मिलेगी, कुंवर संग्राम सिंह संग्रहालय। और ये कहाँ पर है? जयपुर में। अब आप देखिए जोधपुर में नहीं है, ये जयपुर में है, तो पूछ ले तो ध्यान में रखना। तो ये जयपुर में है। तो अभय सिंह के काल की विशेषता क्या है? इनके काल में एक चित्र बना जो डालचंद ने बनाया जिसमें अभय सिंह एक मुद्रा में बैठे हुए हैं और वो नृत्य को देख रहे हैं। तो नृत्य देखती हुई मुद्रा का चित्र देखने को मिलेगा। फिर आ जाते हैं मान सिंह। मान सिंह के चित्रों को आप याद कर सकते हो, मैंने आपको पहले बताया जब नाथ संप्रदाय पढ़ाया था तब मैंने कहा था कि मान सिंह है ना वो एक आयसनाथ नामक के एक नाथ मुनि थे, नाथ संप्रदाय के एक मुनि थे। तो उनके अनुयायी हो गए थे और उन्होंने जो नाथ संप्रदाय को अपना लिया था, इसलिए इनके चित्रों में नाथ संप्रदाय से संबंधित चित्र देखने को मिलेंगे। नाथ संप्रदाय से संबंधित चित्र किनके काल में मिलेंगे? महाराजा मानसिंह के काल में देखने को मिलेंगे। अब इसके बाद में ये तो हमने देख लिया डेवलपमेंट कि किसके काल में क्या डेवलपमेंट हुआ, मालदेव के काल में क्या हुआ, अजीत सिंह के काल में क्या हुआ। जो राजा थे उनको एक ऑर्डर में अपन ने समझने का प्रयास किया और उनसे संबंधित चित्रों को भी हमने समझने का प्रयास किया। अब हम इस शैली की कुछ विशेषताओं को देख लेते हैं। तो विशेषताएं देखो, ये तो आपको मुझे लगता है याद हो गई होगी क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा विशेषताएं नहीं है, मतलब डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा बातें अपन ने नहीं पढ़ी। देखो विकास में अपने श्रृंखला पहले ही पढ़ चुके हैं, मालदेव की ये चीज़ें बहुत ईजी हैं, अपन पढ़ सकते हैं और याद भी कर सकते हैं, याद करने की आवश्यकता भी नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे याद हो जाएगी। रागमाला चित्रावली हम देख चुके हैं। फिर सूर सिंह का ढोला मारू, जसवंत सिंह, अजीत सिंह की मुगल शैली और सामंती व्यवस्था के चित्र हैं
वो हम बात कर चुके हैं। फिर अभय सिंह के बारे में एक ही चित्र है, बस चित्रकार का नाम ध्यान रखना है। और फिर मान सिंह का नाथ संप्रदाय से संबंधित है। अब हम देखते हैं प्रमुख विशेषताएं। प्रमुख विशेषताएं, विशेषताएं। अब प्रमुख विशेषताओं में देखो, वो रंग जो है वो अपन पढ़ चुके हैं। रंग कौन सा है? पीला है। वृक्ष अपन देख चुके हैं, कौन सा है? आम है। ठीक है ना। आंख अपन देख चुके हैं, कैसी है? जोधपुर है तो बादाम जैसी आंखें। देखो मुझे भी याद है, इसलिए याद है क्योंकि थोड़ा सा लॉजिक से मैंने उसको याद किया था। पक्षी कौन सा है यहाँ का? अब यहाँ का पशु कौन सा है, ये दो बातें कर लेते हैं। पशु है यहाँ का ऊंट, और पक्षी है यहाँ का खंजन। ये दो बातें और याद कर लो, पक्षी खंजन है और पशु क्या है? ऊंट है। तो एक विशेषता तो हमने ये देख ली, ठीक है ना। बादाम सी आंखें हैं, और क्या है? बादाम सी आंखें हैं, ये हमने बात कर ली। ये बादाम सी आंखों वाली बात कर ली अपन ने, ठीक है ना। फिर इसके बाद में अपन देखें तो यहाँ पे एक तो आम जनजीवन का चित्रण देखने को मिलेगा। यानी इस कला में आम जनजीवन, देखो जोधपुर में जो लोग हैं दूर से जाकर के पानी ला रहे हैं, वो हाथों में यहाँ तक पूरे आभूषण पहने हुए हैं, किस प्रकार के वस्त्र धारण किए हुए हैं। तो जो आम जनजीवन से रिलेटेड चित्र हैं वो जोधपुर शैली में देखने को मिलेंगे। तो एक तो आम जनजीवन का चित्रण मिलेगा, एक तो आम जनजीवन का चित्रण मिलेगा एक। दूसरा सामंती वैभव का, जो अपन ने बात करी चुके, सामंती वैभव का चित्रण यहाँ पर देखने को मिलेगा आम जनजीवन के साथ साथ। और यहाँ पर सफ़ेद भवन मिलेंगे। जैसे चित्रकला में जो भवन बनाएंगे ना, वो जैसे मार्बल से बने हुए सफ़ेद भवन, और उसके पीछे है ना पेड़ों का चित्रण है। यानी सफ़ेद भवन के जो पीछे हैं वो पेड़ों का चित्रण है, पेड़ों का चित्रण। यानी दूर तक पेड़ फैले हुए हैं। यानी आप एक इमेजिनेशन करो, एक सफ़ेद महल की फ़ोटो आप खींच रहे हो दूर से, और उसके पीछे बहुत दूर तक वनस्पति है, पेड़ फैले हुए हैं। आप उस फोटो को क्लिक करोगे, फिर आप सोचोगे वो कैसी लगेगी। वैसी ही इन चित्रों में देखने को मिलता है, ठीक है ना। अब कुछ इनके प्रमुख चित्र हैं, वो बहुत ही ज़्यादा ईजी हैं। उनको अपन 3-4 भागों में बांट करके पढ़ लेते हैं। एक तो ढोला मारू का, आपको ये समझ में आ गया होगा, मैं इनको रिपीट कर देता हूँ। बादाम सिंह के, ये सब चीज़ें अपन पढ़ चुके हैं। पशु ऊंट और पक्षी खंजन, दो नई बातें हैं। आम जनजीवन, सामंती पीछे पढ़ चुके हैं, एक सफ़ेद भवन है। ये 2-3 चीज़ें नहीं है। अब इसके बाद में अपन देखते हैं प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं, इस शैली के प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं। अब इन प्रमुख चित्रों को, जैसे नाथ द्वारा में अपन ने एक कहानी बनाई ना, वैसे यहाँ पर कहानी ने बना करके इनको 4 भागों में बांट लेते हैं। प्रमुख चित्र कौन कौन से हो गए? एक तो कौन से चित्र जो वीर रस के हैं, यानी जो मालदेव के समय बने हुए थे, वो चित्र कौन से हैं? तो आप याद करके बताइए। एक था राम रावण युद्ध, पहला चित्र तो। दूसरा वहाँ पे पढ़ा था अपन ने दुर्गा सप्तशती, 2 चित्र अपन वहाँ पढ़ चुके हैं। ये तो हो गए अपन ने वीर रस से रिलेटेड चित्र देख लिया। वीर रस से रिलेटेड चित्रों में एक चित्र और जोड़ दो चाहिए, कौंध थी बिजली। अब देखो बिजली कौंध रही है ना, तो वीर रस ही लग रहा है। अरे बिजली चमक रही है भयंकर तरीके से, ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे वीर रस हो, जिसे डर सा पैदा हो गया हो। हमारे वीर रस सा ही चित्र है ये, कौंध थी बिजली। जो इम्पोर्टेंट चीज है जोधपुर शैली की, वो है श्रृंगार प्रधान शैली है। ये श्रृंगार प्रधान शैली इसको कहा जाता है। दूसरा चित्र अपन ने बना लिया श्रृंगार प्रधान शैली से संबंधित चित्र, तो ये अभी बात करेंगे। दूसरी विशेषता अपन श्रृंगार प्रधान शैली के ले लेते हैं। तीसरी सामंती वैभव के ले लेते हैं। तीसरी कौन सी ले लेते हैं? सामंती वैभव से रिलेटेड बात ले लेते हैं, ठीक है ना। और चौथी में अन्य ले लेते हैं। अन्य जैसे आम जनजीवन, मैं उसी बात को दोबारा लिख रहा हूँ। आम जन जीवन का चित्रण अपन ने ले लिया, ठीक है ना। काम सूत्र ले लिया, काम सूत्र पे यहाँ पे चित्र देखने को मिलेंगे। और काम सूत्र के साथ साथ दशहरा दरबार ले लिया। दशहरे पे क्या जो दरबार लगता है ना, दशहरा दरबार। ये कुछ अन्य चित्र हैं, मैंने पहले ले लिया, हालांकि लेने सबसे लास्ट में चाहिए थे, लेकिन 1-2 ही चित्र हैं, तो फिर मैंने पहले यहाँ पे लिख दिया कि आम जनजीवन, काम सूत्र, दशहरा, ये एक्स्ट्रा चित्र हो गए। अब वीर रस के आपको चित्र याद हो गए। चित्र तो एक जगह में यदि लिखता तो आप इनको रट्टा मारते, मैंने
अलग अलग डिवाइडेशन कर लिया है। इसका उद्देश्य इतना है कि ये चित्र आपको बहुत इजी गोइंग और आसानी से याद हो जाए। दूसरा है श्रृंगार प्रधान शैली। श्रृंगार प्रधान शैली है तो यहाँ पे प्रेम कहानियों पर चित्र है। इस पर चित्र है, प्रेम कहानियों पर चित्र है। तो श्रृंगार प्रधान है तो श्रृंगार प्रधान में किस पे है? प्रेम कहानी पर। अब देखो प्रेम कहानी में कौन सी होगी? पहली प्रेम कहानी जो अपन पहले बात कर चुके, ढोला मारू, ठीक है, उर सिंह के समय। दूसरी प्रेम कहानी है उजली जेठवा। अब राजस्थान की प्रेम कहानियों के नाम भी आपको याद हो जाएंगे, उजली जेठवा। तीसरी है मूमल महेंद्र, मूमल महेंद्र। चौथी है रूपवती राजबहादुर, रूपवती राजबहादुर, राज बहादुर। यानी ये प्रेम कहानियां हैं जो राजस्थान की है। एक और है कल्याण रागिनी, एक कौन सी है? कल्याण रागिनी। तो इन पर चित्र देखने को मिलेंगे, कल्याण रागिनी। तो ये चार प्रेम, पांच छह प्रेम कहानियां, ढोला मारू, उजली जेठवा, मूमल महेंद्र, रूपवती राज बहादुर, कल्याण रागिनी। ढोला मारू में दोनों किस पे सवार हैं? ऊंट पर। ये ध्यान रखना, जो कि चित्र से आपको याद रह जाएगा। मैं नहीं लिखता तो भी आप गलत नहीं करके आगे, मुझे पक्का विश्वास है, क्योंकि आप चित्र देखते वो आपके मस्तिष्क में एक तरह से छप जाता और एग्जाम में आता तो आप आराम से कर सकते थे। सामंती वैभव में मतलब सामंतों की चीजें देखने को मिलेगी, जैसे स्त्रियां हुक्का पीती हुई है। जो स्त्रियां हैं वो क्या पी रही है? हुक्का पीते हुए, पीते हुए का चित्र है। यानी स्त्रियां जो हुक्का पी रही है। इस शिवदास नामक चित्रकार ने ये चित्र बनाया, शिवदास द्वारा ये चित्र बनाया। अब देखो शिवदास द्वारा में दास शब्द आया है ना, तो आप देखोगे जो मारवाड़ के चित्रकार है उनके आगे दास, मैक्सिमम चित्रकारों के आगे दास मिलेगा। शिवदास, बिशन दास, फला दास, ये दास, वो दास। तो इस प्रकार से दास नाम में मिलेगा। तो ये एक क्लू है, आप याद कर सकते हो। अब और किसी चित्रकार के आगे दास हो किसी चित्रकला में, तो उसको स्पेशल याद कर लो यार, एक दास वहां था, वो मेवाड़ का, मारवाड़ का नहीं है, उसको याद कर लो, इनको मत याद करो सही, क्योंकि इनको याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दास 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 नाम देखोगे तो वैसे ही याद रह जाएगा। तो ये मैंने आपको बताया वीर रस से रिलेटेड चित्र। कौंधती बिजली हो गई, राम रावण युद्ध हो गया, दुर्गा सप्तशती हो गया। फिर प्रेम कहानियों पर ढोला मारो, उजली जेठवा, रूपवती राज बहादुर, जो भी मूमल महेंद्र, ये चारों पांचों कहानियाँ हो जाएंगी। फिर इसके बाद में तीसरा सामंती वैभव के चित्र, चौथा अन्य चित्रों में। अच्छा, मूमल महेंद्र पे एक बात मैं यहाँ पे कंपैरिजन फिर करते हुए चल रहा हूँ, कि कंपैरिजन मैं शुरू से कह रहा हूँ फोकस करना। हालांकि देखो इतनी जल्दी नहीं होता, जो नॉलेज होता है कंपैरिजन चलना शुरू हो जाता है। मूमल महेंद्र का जो चित्र है वो मारवाड़ का है, बट यदि पूछे मूमल का चित्र है तो वो जैसलमेर का है। अकेला मूमल शब्द आता है तो जैसलमेर, मूमल महेंद्र वर्ड आता है तो फिर आपको मारवाड़ का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये हमने इनके संबंधित प्रमुख चित्रों को ले लिया। अब प्रमुख चित्रों के बाद में देखें कि मारवाड़ चित्रशैली का पहला जो आधार चित्र कौन सा है जहाँ से मारवाड़ चित्रशैली को अपन मान सकते हैं, तो 681 ईस्वी में शिवनाग ने एक धातु की मूर्ति बनाई थी। ऐसे मानते हैं कि मारवाड़ शैली का आधार वो चित्र मानते हैं जो पिंडवाड़ा सिरोही में स्थित है। यानी आधार किसको माना जाता है इस शैली का, मारवाड़ चित्रशैली का? तो शिवनाग द्वारा बनाई गई धातु की मूर्ति, धातु की मूर्ति कब की है? ये 681 ईस्वी के लगभग की है। और ये धातु की मूर्ति अभी कहाँ पर है? पिंडवाड़ा सिरोही में स्थित है, सिरोही में ये मूर्ति स्थित है। तो ये जो मूर्ति है ना, ये इस शैली का आधार माना जाता है। फिर नेक्स्ट इसमें विशेषताओं में देखें तो चित्रकार कौन कौन से हैं, तो मैंने आपको चित्रकारों के नाम बताए। दास लगा हुआ होगा, अमरदास, शंकरदास, माधवदास, ठीक है ना, या भाटी लगा हुआ होगा। जैसे मैं ले लेता हूँ अमरदास, शंकरदास, माधव दास, ठीक है ना। ये दास वाले नाम हो जाएंगे, अमरदास, शंकरदास, माधवदास, नारायण दास, देवदास, नारायण दास, नारायण दास, देवदास। ये तो दासों से संबंधित नाम हो गए। फिर कुछ भाटी हो जाएंगे, ठीक है ना, जैसे दाना भाटी, राम सिंह भाटी, ठीक है ना, नाम हो जाएगा। दाना भाटी हो गया, राम सिंह भाटी हो जाएगा। तो दाना
भाटी, राम सिंह भाटी, फिर कालू, छज्जू। अब ये नाम है, आप रट्टा मारना पड़ेगा इनका। ये कालू हो गया, छज्जू हो गया, रामू, रतन हो गया, रामू हो जाएगा, रतन हो जाएगा। तो ये कुछ नाम हैं जिनको आप रट्टा मार सकते हो कि यहाँ ये कौन कौन से जो नाम है वो ये कर सकते हो। और पुस्तक प्रकाश संग्रहालय में बता चुका हूँ कि यदि इस चित्र शैली के देखना हो तो क्या देखना पड़ेगा अपन को, पुस्तक प्रकाश संग्रहालय। और ये संग्रहालय कहाँ पर है, जोधपुर में है। ठीक है, तो ये हमने किसके बारे में बात कर ली है, जोधपुर शैली के बारे में बात कर ली है।